हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज 8th कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट में हमें रेड कैंडल देखने को मिला और इस दौरान निफ्टी ने करीब 800 पॉइंट्स लूज कर दिए। दोस्तों, ये जो सेलिंग हो रही है मार्केट में, इसे हम नॉर्मल सेलिंग नहीं कह सकते, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही काम एंड कैलकुलेटेड मैनर में सेलिंग कर रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए तो मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। यहां तक कि विक्स भी आप देखेंगे तो वो भी शांत पड़ा हुआ है। यानी कि कुछ कोई एक स्ट्रैटेजी के तहत लगातार सेलिंग कर रहा है। और सेलिंग कैसे कर रहा है? कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए, मार्केट जैसे ही चढ़ने लगे उस पर सेलिंग कर दो। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेल ऑन राइज हो रहा है। और जिस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि ये आगे भी चलेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो इस तरीके की सेलिंग हमें कब देखने को मिली थी? 2023 के फरवरी मंथ में। और उस वक्त क्या ट्रिगर था? उस वक्त एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इस तरीके की सेलिंग हमें देखने को मिली थी। और वो था जो यूक्रेन रशिया का वॉर था। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त क्या हुआ था कि दिसंबर से जो है मार्केट्स गिरने शुरू हुए। जब वॉर की शुरुआत नहीं हुई थी तब से ही गिरने लगे थे। 1000 पॉइंट्स पहले निफ्टी गिरते हैं, 8 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल देखने को मिलता है और उसके बाद हमें एक छोटी रिकवरी देखने को मिलती है 400 पॉइंट की, और फिर वापस से निफ्टी 1000 पॉइंट्स गिरता है। तो क्या इस वक्त भी ऐसा होगा? अब देखिए, उस वक्त जो हुआ था वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ था, लेकिन इस वक्त क्या फैक्टर है? अगर मार्केट में देखें क्या हो रहा है, तो मार्केट पॉजिटिव न्यूज को एक तरीके से इग्नोर कर रहा है और नेगेटिव न्यूज पर ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई आप देखिए, चाहे वो जीएसटी रेट कट्स की हो, रेटिंग की हो, कोई भी खबर आई तो मार्केट्स कुछ दिन रैली किए, लेकिन उसके बाद सेल ऑन राइज हुआ और मार्केट्स नीचे गिरे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट ओवर रिएक्ट करते हैं। मैं ओवर रिएक्ट क्यों कह रहा हूं? अब देखिए, 3 नेगेटिव न्यूज आई। पहला, जो टैरिफ्स लगाए गए, ओके। उसके बाद H1B का इशू आया, फार्मा का इशू आया, और हमने देखा तीनों में मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। ओवर रिएक्ट क्यों किया वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। तो देखिए, अगर हम एक एक करके बात करें तो टैरिफ हमारे ऊपर 50% लग गया। ये बात सही है कि इस वक्त इंडिया इज हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्ड नेशन। 50% का टैरिफ लग गया। लेकिन मार्केट ने इस पे ओवर रिएक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप देखिए तो हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। 2% ऑफ आवर जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स। और अगर हम ये मान लें कि ये टैरिफ कंटिन्यू करेंगे तो हमारी जीडीपी पर करीब 0.8 to 1% का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट एक्चुअली नहीं है। अगर हम थोड़ा अपने यहाँ पर सही तरीके से पॉलिसी बनाएं तो वो पूरा का पूरा कवर हो सकता है, लेकिन मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। इसके बाद आप देखिए H1B का इशू, वो भी ओवर रिएक्शन था। मैंने आपको डेटा भी दिखाया कि किस तरीके से हमारी कंपनीज ने काफी हद तक H1Bs पर डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया, कम कर दिया। फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत माइनर, और कुछ ही कंपनीज को पड़ेगा, और वो भी चाहें तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बाद फार्मा की बात करते हैं। वहां पर भी आपने देखा फ्राइडे के दिन इट वाज एन ओवर रिएक्शन। फार्मा पे तो हमारा नेग्लिजिबल इम्पैक्ट अभी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो लगा है वो है ब्रांडेड पे और पेटेंटेड पे, और हम मोस्टली जेनरिक्स में हैं। ये बात सही है कि अभी रिस्क बना हुआ है हायर एक्ट का कि पूरी आउटसोर्सिंग डेंजर में आ जाए, या ऐसा भी हो जाए कि पूरा का पूरा फार्मा पर लग जाए। लेकिन वो तो एक स्पेकुलेटिव चीज़ है, वो तो अभी हुआ नहीं है। मार्केट को डर है, ज़रूर है, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हुई है उसके बेसिस पर मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। खास करके फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो जो क्लॉज रखा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या करना चाहता है उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फार्मा की, मोस्टली दे हैव अ प्लांट इन यूएसए। वो एक दो फैक्ट्रियां बना के रखे हैं, चाहे वो सिप्ला हो, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे ल्यूपिन हो। और
ट्रम्प ने बोला है कि आप अगर वहाँ पर फीता भी काट देंगे तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, तो हु स्टॉपिंग देम? छोटा मोटा वहाँ पे फैक्ट्री या पैकेजिंग सेंटर बनाने से कौन रोक सकता है? तो क्वेश्चन ये है कि क्यों मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव न्यूज़ पर और क्यों मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ पर? तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, डेटा एनालिसिस किया, लोगों से बात किया और उसके बेसिस पर मुझे लगा कि 2 या 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पहला ये है कि हमारी जीडीपी, उसमें अगले 4 से 6 क्वार्टर तक ऐसा लगता है कुछ चमत्कार नहीं होगा, वो नीचे भी जा सकते हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी वजह से अगर आप नोट करेंगे तो इंडिया इंक, इंडिया की जो कंपनीज है वो कैपेक्स नहीं बढ़ा रही, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें भी इसकी जानकारी है। अगर आप ये मान के चलो कि हमारा 50% में से 25% टैरिफ हट जाता है जो रशियन ऑयल वाला है, तो भी हम 25% टैरिफ पर चलेंगे और इसके बेसिस पर इस साल की जो जीडीपी आएगी, बेस्ट के सिनेरियो में 6.5 आएगी, प्रोवाइडेड कि ये जीएसटी रेट कट से कंजम्पशन बढ़ जाए। अगर वो नहीं होता है वो और भी नीचे जाएगी। अगर हम 50% टैरिफ से कंटिन्यू करते हैं तो 6% से नीचे आ जाएगी जीडीपी। ओके, तो ये एक बड़ा ग्रोथ का रिस्क है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा रिस्क क्या है कि जो जीएसटी के कट्स किए गए हैं उससे हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा आ जाएगा। वंस अगेन, अगर हमने ये जो कंजम्पशन बढ़ा लिया तब तो 1 लाख करोड़ तक का आएगा, अगर वो भी नहीं बढ़ा तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि करेंसी पर भी प्रेशर आ रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लग रही है। तो ये तो एक ऐसा रीज़न है जो काफ़ी नोन है, लोगों को काफ़ी टाइम से पता है। और दूसरा जो रीज़न है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसका इफेक्ट हमें 2026 में देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली इस साल के अंत से ही दिखना शुरू हो जाएगा और उसका सबसे ज़्यादा डर है मार्केट को, ऐसा लगता है, और कुछ लोगों को इसकी खबर है। ये कुछ सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा, इसके बारे में कभी डिटेल में और बात करेंगे। वैसे भी जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो तब तक हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरा इशारा समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, आपका इशारा और हमारा इशारा एक है या अलग है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि इन्वेस्टर्स क्या करें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिस्क्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन्वेस्टर कैसे आगे प्रोसीड करे। दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम हम अपनी सलाह आपको दे देते हैं, आप माने या ना माने, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हमारा काम है हम वो करते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाया हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज जो हमें करनी है कि अपने पोर्टफोलियो को जाके देखिए,
हर स्टॉक को चेक करिए, क्या वो कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। अगर नहीं बना रही है, उसको चलता करिए, पोर्टफोलियो से हटा दीजिए। ये वो वक्त नहीं है कि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है और आप उसे पोर्टफोलियो में रखें। इन कंपनीज पर किसी भी मार्केट फॉल का या करेक्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो जाकर चेक करिए और उन्हें एकदम से चलता कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, अपने स्टॉक का पीई नोट करिए और उसके ग्रोथ रेट को चेक करिए। अगर उसका पीई उसके ग्रोथ रेट से 2.5 गुना से ज़्यादा है, यानी कि अगर कोई कंपनी 10% के रफ्तार से ग्रो कर रही है और उसका पीई 25 से ज़्यादा है, तो फिर आपको थोड़ा फर्दर एनालाइज करना है और अगर पॉसिबल हो तो उसमें अपनी पोजीशंस को कम करें। तीसरा पॉइंट, अपने स्टॉक का वैल्यूएशन को नोट करिए। अगर आपने जिस प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदा है, आपके वैल्यूएशन से 20% से ऊपर के प्राइस पर आपने लिया है, तो वो एक एग्जिट कैंडिडेट है। वहां पर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन 100 रुपीज है और मैंने उसे 120 यानी कि 20% से भी ऊपर खरीदा है, तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो उसे एग्जिट करिए, प्रॉफिट को बुक करिए। अगर आप लॉस में हैं तो उसको रिड्यूस करिए। आप उसकी फेयर वैल्यूएशन से जितनी ज़्यादा ऊपर आपने उसे परचेज किया है, आप उतने ज़्यादा रिस्क जोन पे बैठे हैं। चौथा पॉइंट, कैश का रिजर्व बना के रखिए। आगे मेजर डिस्काउंट आने वाली है, मोस्ट लाइकली ईयर एंड डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा। कैश का रिजर्व अगर बना के रखेंगे तो गिरावट पे ले पाएंगे। अगर कैश का रिजर्व नहीं होगा तो स्टॉक ऐसे रेट पर आपको मिलेंगे, आपको ललचाएंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। दोस्तों, ये सब बकवास है, ये सब मत सुनिए। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो साल भर स्टॉक खरीद कर नहीं बैठते हैं, उनको अपने प्राइस पर ही एंट्री करते हैं। तो टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग होती है वैल्यूएशंस। अगर आपका स्टॉक उस वैल्यू जोन पर आएगा, उसी टाइम आपको लेना है। यही एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर की पहचान होती है। जो रिटेल वाला होता है, जिसे कुछ नहीं पता होता है, वो साल भर खरीदता है। और पांचवा पॉइंट, मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त बबल बन रहा है। आज भी वहां पर सबसे ज्यादा सिप्स का पैसा जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप के खरीदे जा रहे हैं, रिटेल वाले सबसे ज़्यादा उसमें एंट्री कर रहे हैं। और चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, पिछले 1-1.5 सालों में सब में नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी जो फंड्स हैं उसमें। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि उसमें इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टोन डाउन करिए जहां तक पॉसिबल हो। कम से कम इस लेवल पर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब आइए दोस्तों, मार्केट की बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या हमें क्लूज वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आज का अगर हम डेटा देखें 29 सितंबर को, आज एक बार फिर हमें मार्केट्स 20 पॉइंट करीब डाउन रहे और 24,634 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगर हम कॉल और पुट आईवीज को देखें, मार्जिनल राइज देखने को मिला है। ऑब्वियस है, इतनी गिरावट हो रही है, इट्स नॉट अ सरप्राइज। पुट कॉल रेशियो, आज हमें पुट कॉल रेशियो में वंस अगेन राइज देखने को मिला। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो इस लेवल पर सस्टेनेबल नहीं है। हमने कल के दिन, फ्राइडे के दिन देखा 0.63 हो गया, जो कि हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल होता है। इससे नीचे यूजुअली निफ्टी में पुट कॉल रेशियो नहीं जाता है। तो एक बाउंस आना था, बाउंस आ गया। पुट कॉल रेशियो में हमें बाउंस देखने को मिला। विक्स भी लगभग उसी लेवल पर सस्टेन हो रहा है, 10% से अब हम 11% पे आ गए हैं, इतनी गिरावट के बावजूद। इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि विक्स अभी भी नॉर्मली बिलो नॉर्मल, एक्चुअली ऐसे सिचुएशन में इसे और ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। करंट मंथ में ओआई निफ्टी में आज कट हुआ है, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम एक्सपायरी के पास पहुंच गए हैं, पोजीशंस लोग कट करेंगे। नेक्स्ट मंथ में काफ़ी रोल ओवर हुए हैं, तो आज की जो कट्स हुई हैं वो तो गए ही होंगे। नेक्स्ट मंथ में ओआई एडिशन हुआ है। कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी करीब 50,000 ऐड हुआ। तो फ्राइडे और मंडे मिलाकर हम देखें 1 लाख से ज़्यादा का वहाँ पर एडिशंस हुआ है ओआई में।
और अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो दोनों महीनों में हमें प्रीमियम्स का राइज देखने को मिला है। करंट मंथ में भी 45 से 60 हो गया, नेक्स्ट मंथ में भी 165 से 90 हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज का टर्नओवर देखिए एनएससी का, ये इसने रिकॉर्ड बना दिया एक तरीके से। पिछले एक महीने में हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला है 1,33,000 करोड़ का, अनयूजुअली हाई। निफ्टी में भी हाई टर्नओवर देखने को मिला है। ओके, एडवांस डिक्लाइन भी मैं कहूँ तो 50% करीब रहा है। और फ्राइडे के दिन जो FIA की इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशंस बढ़ाई गई हैं 1.66 लाख के करीब बना दिया गया, 1.47 से बढ़ाकर 1.66 लाख कर दिया गया। तो इस आज का डेटा को हम कैसे देखें? देखिए दोस्तों, 8 दिन से लगातार मार्केट्स गिर रहे हैं। ओके, और ये थोड़ा अनयूजुअल है। मैंने आपको बताया कि ऐसा हमने लास्ट 2023 में देखा था, और वहां पर भी 8 दिन के बाद मार्केट में हमें एक राइज देखने को मिला था। तो एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड है, कल या परसों के अंदर एक टेक्निकल बाउंस आएगा, और हो सकता है हमें 200-300 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहला कि आज मार्केट ने इतने दिनों के बाद एक अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, और जैसा कि होता है जब भी इतनी रैली के बाद, इतने फॉल के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो लेट कमर्स जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, शॉर्ट सेलर्स जो होते हैं, वो जाकर सेलिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी और गिरेगा, और लेट कमर की मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केट कमर तोड़ देता है। तो अब अगले 1-2 दिनों में ऐसा लगता है कि आज का जो बाउंस का अटेम्प्ट था एक बार दोबारा लेगा, मोस्ट लाइकली एक बाउंस दे देगा। 100, 150, 200, 300, 400 पॉइंट तक की रैली भी आ सकती है। और उसका एक फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है? RBI की पॉलिसी। अगर वहां पर RBI ने कुछ पॉजिटिव बोल दिया या कुछ फर्दर रेट कट्स कर दिए तो एक रिएक्शन बनता है। अभी तक के अनुमान के हिसाब से 0.25 का कट 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने कहा है, जिसमें से एक SBI भी है। तो SBI को तो अंदर वाली खबर भी होती भी है। तो 8 इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि रेट कट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही सब कुछ मेंटेन रहेगा। 2 ने कहा है कि हो सकता है। तो ये एक ट्रिगर हो सकता है जो मार्केट्स को ऊपर ले जा सकता है। अब ऐसे में करना क्या है? देखिए, हमारा जो शॉर्ट करने का लेवल था वो था 25,330, और हमने बीच में कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप पोजीशन को कट कर लीजिए। अब यहां से एक सीन बनता हुआ दिख रहा है 200-300 पॉइंट का, लेकिन अभी भी हमारे इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि फॉल कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने 800 पॉइंट कमाए, 400 पॉइंट लूज कर दिए, तो वो भी एक तरीके से लॉस ही माना जाएगा। हालांकि फिर तब भी आप 400 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमारी सलाह ऐसे सिचुएशन में ये है कि कम से कम पार्शियल बुकिंग करिए, आधा प्रॉफिट कम से कम बुक करिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। मैं क्लियर कट कह देता हूं कि ये जो भी बाउंस आएगा ये शॉर्ट लिव्ड होगा, 1-2 दिन चलेगा, 200, 300, 400 पॉइंट तक जा सकता है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिकेटर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि ये फॉल कंप्लीट हो गया है। तो ये एक पार्शियल बुकिंग की, प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी है, और जब हमारे इंडिकेटर्स पूरी तरीके से एग्जिट कह देंगे तो हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।